हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। हम सभी ने अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से स्कूल में अपने या फिर अपने घर में बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा कि किस तरह अंग्रेज सत्ता के मद में हम भारतीयों का निरादर करते थे और यहाँ की संपत्ति लूट लूट कर अपने देश ले जाते रहे। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जानेंगे उस क्रूर व्यक्ति के बारे में जिसकी वजह से बंगाल में अकाल के बाद 30 लाख लोग मर गए, लेकिन उस व्यक्ति ने भारतवर्ष का सारा अनाज ब्रिटेन भेजना सही समझा। उस व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे विंस्टन चर्चिल के उस क्रूर चेहरे के बारे में जो हमें नहीं पढ़ाया गया, बंगाल के अकाल के बारे में जिसमें 30 लाख से अधिक लोग मारे गए। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। आइए शुरू करते हैं। हर दूसरे दिन न्यूज में आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई न कोई नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री आपको डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन राइट्स जैसे विषयों पर ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा। लेकिन जब बात आएगी एशिया, भारत, अफ्रीका में लोगों के शोषण और पीड़न की, तो इन लोगों की आवाज़ गायब हो जाती है। हमें इतिहास में बताया गया कि हिटलर एक तानाशाह था, उसने लगभग 60 लाख ज्यूज यानी यहूदी लोगों को मरवा दिया। लेकिन भारतीय इतिहास में विंस्टन चर्चिल हिटलर से कम कहीं भी नहीं है। जहां वेस्टर्न मीडिया दुनिया को हिटलर के बारे में बताते हुए नहीं थकता, वहीं चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो समझा जाता है, जो कि वास्तव में एक रेसिस्ट और इंपीरियलिस्ट था जो अंग्रेजों के शासन को सही मानता था। इतिहास के क्रूरतम कत्लेआमों में से एक बंगाल का अकाल, जिसे इतिहास ने मात्र एक अकाल समझकर भुला दिया, जो कि सीधा सीधा कत्लेआम था जिसे विंस्टन चर्चिल व ब्रिटिश सरकार ने अंजाम दिया था। लगभग 80 साल पहले बंगाल यानी कि मौजूदा बांग्लादेश, भारत का पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान दे दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। माना जाता है कि उस वक्त अकाल की वजह से अनाज का उत्पादन घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। प्रसिद्ध लेखक मधुश्री मुखर्जी ने उस अकाल से बच निकले कुछ लोगों को खोज कर उनसे बातचीत के आधार पर अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने कितने ही लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का दम भी नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कोलकाता चले आए थे, या फिर वो महिलाएं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित थी। यह सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का उत्पादन उतना नहीं घटा था। इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिडियोन पॉलेक का मानना है कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित होलोकॉस्ट था। बीबीसी, जो कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा फंडेड है और दुनिया में उनके एजेंडा और प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए काम करता है, अगर हम उसकी रिपोर्ट भी माने तो लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे, लेकिन वहां न खाना था न रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से भी संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। बीबीसी के कार्यक्रम विटनेस के लिए फरहाना हैदर ने मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बारे में प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम से बात की। प्रोफेसर इस्लाम कहते हैं कि मैं राहत कर्मियों के एक छोटे से दल के साथियों के साथ हल्दी नदी पर स्थित टेरेपेकिया बाजार पहुंचा। वहां मैंने निर्वस्त्र करीब कंकाल बन चुके करीब 500 महिला पुरुषों को देखा। वो कहते हैं कि उनमें से कुछ आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे, कुछ कोने में पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उनमें से सांस लेने की भी शक्ति नहीं बची थी और दुर्भाग्य से मैंने 8 लोगों को अंतिम सांसें लेते देखा। इससे मैं अंदर तक हिल गया। आगे वो कहते हैं कि त्रासदी यह है कि कस्बों, शहरों और में रहने वालों लोगों की उन बदकिस्मत लोगों से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग उन्हीं सड़कों, शहरों में रह गए, वह कभी वापस नहीं लौटे। गांव का ढांचा ही बर्बाद हो गया और बंगाल इससे कभी उबर नहीं पाया। एक अकाल पीड़ित से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था और जिंदा रहने के लिए दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। मैंने अपने पिता को गाँव में छोड़ा और भाई बहनों को कोलकाता ले आया। उनके पास बस आटा था। वो हर जगह उस जाते थे जहाँ खाना बट रहा होता था। आप इस अकाल की विभीषिका को समझ सकते हैं और उस समय रहने वाले लोगों की मनोस्थिति क्या रही होगी, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे जहाँ न खाने के लिए है न रहने के लिए कोई जगह। डॉक्टर शशि थरूर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि तथ्य यह है कि विंस्टन चर्चिल ने वही अपराध किए जो एडोल्फ हिटलर ने किए थे। चर्चिल के हाथों में उतना ही खून लगा हुआ है जितना हिटलर के हाथों में।
बंगाल का अकाल उनके द्वारा लिए गए या समर्थन किए गए निर्णयों के कारण लाखों लोग मारे गए। डॉक्टर थरूर आगे कहते हैं कि कैसे चर्चिल ने सचमुच भूखे बंगालियों को देने के बजाय अनाज को इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने आगे कहा कि कैसे अनाज से भरे ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ों को कलकत्ता में अपना माल उतारने की अनुमति नहीं दी थी। यह जानते और समझते हुए कि अनाज से भूखे मर रही भारतीय आबादी की मदद होगी, इन जहाज़ों को यूरोप के लिए रवाना होने के लिए बोल दिया गया था। डॉक्टर थरूर आगे कहते हैं कि जब ऑफिसर्स का जमीर जागा तो उन्होंने ब्रिटिश पीएम को एक खत लिखा इस बारे में कि उनकी पॉलिसीज की वजह से यहाँ लोग बिना वजह मर रहे हैं। और वहाँ से चर्चिल का जवाब आया कि गांधी अभी तक क्यों नहीं। चर्चिल भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे और उनको किस कदर नफरत थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों से, इस बारे में उनके कोट से समझा जा सकता है। आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन, लेट द वाइसरॉय सिट ऑन द बैक ऑफ ए जायंट एलिफेंट एंड ट्रैम्पल गांधी इनटू द डर्ट। अगर सही सरल भाषा में इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब ये बनता है कि मैं भारतीयों से नफरत करता हूँ। ये लोग जानवर की तरह रहने वाले लोग हैं और उनका रिलीजन भी जानवरों वाला है। वायसराय को एक बड़े से हाथी पर बैठकर गांधी को डर्ट में यानी कि धूल में ट्रैम्पल कर देना चाहिए। चर्चिल साम्राज्यवाद के कट्टर समर्थक थे और उनके द्वारा कहे गए शब्द खुद ही उन्हें नस्लवाद और यहूदी विरोध का दोषी ठहराते हैं। वे लोगों को नस्ल के रूप में कमतर मानते थे और उनके ऊपर साम्राज्यवादी ताकतों का मालिकाना हक सही मानते थे। उन्होंने कहा था कि मैं स्वीकार नहीं करता कि अमेरिका के रेड इंडियंस या ऑस्ट्रेलिया के अश्वेत लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एक ऊंची और अधिक ताकतवर नस्ल ने उनकी जगह कमान संभाली। अफगानिस्तान के लिए चर्चिल के शब्द थे कि पश्तूनों के लिए कि ब्रिटिश नस्ल की श्रेष्ठता को पहचानना आवश्यक है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इसका विरोध करेगा बिना किसी संकोच मारा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अब इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है, यह समय है कि हम आगे की तरफ बढ़ें, प्रोग्रेस के बारे में बात करें। लेकिन जरूरत है इस पीढ़ी को इस नरसंहार के बारे में जानने की, जरूरत है उन क्रूर शासकों के बारे में जानने की जिन्हें आज ब्रिटिश लोग अपना हीरो मानते हैं। जरूरत है जानने की अपनी उस पीढ़ी पर हुए उन सारे अत्याचारों के बारे में, तभी हम उन सारी बातों को अप्रिशिएट करेंगे, ये फ्रीडम, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रोग्रेस। लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है उनके पीछे दी गई उन कुर्बानियों के बारे में। डॉक्टर थरूर सही लिखते हैं कि इफ यू डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ विल यू अप्रिशिएट वेयर यू आर गोइंग। आप क्या सोचते हैं बंगाल की इस त्रासदी के बारे में या फिर विंस्टन चर्चिल के बारे में? क्या वो एक महानायक है जैसा बताया जाता है, या एक क्रूर इंसान जिसने सब जानते और समझते हुए 30 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।